गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमने आपको चैप्टर जो 3 था मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था और किस तरीके से पिछले टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का जो खनिज पदार्थों का कैसे संरक्षित करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, जो शक्ति के स्रोत हैं, रिसोर्स हैं, वो क्या हैं। सनीज मदर बिगिनस हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गैसर। सनी की जो माँ का दिन जो शुरू होता था, स्विचिंग मतलब कि होता था, शुरुआत होती थी वो गर्म पानी के झरने से। शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म फ्रॉम बिफोर वेकिंग हिम अप। उसके उठने से पहले सनी के उसकी माँ जो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म थी आयरन करती थी, प्रेस करती थी। शी देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूसेस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। और वो जल्दी जल्दी किचन में जाती थी उसके लिए ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए ब्लेंडर के थ्रू। यहाँ पर स्विचिंग जो गैसर है मतलब कि जो आपके उपकरण जो दिए गए हैं आजकल, जो हम लोग की जीवन दिनचर्या में यूज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से मिलते हैं, जैसे कि मिक्सी है, आयरन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यूज़ की हैं, वो इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ करते हैं। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। और जैसे ही सनी ने अपना नहा चुका वो केम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, तब उसकी माँ ने कहा उसे कॉल आउट मदर। उसकी माँ ने बुलाया कि आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो, जैसे तुम मतलब नहा लो तो आकर ब्रेकफास्ट करो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। और माँ उसको बुला रही थी जबकि वो नाश्ता तैयार कर रही थी गैस स्टोव पर सनी के लिए। वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन। जबकि जो सनी स्कूल जाते जाते वो भूल गया था पंखे और लाइट का स्विच ऑफ करना, मतलब उसको बंद करना। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कम्फर्टेबल। जब वो पंखे का स्विच ऑफ कर रही थी लाइट का, तब वो सोच रही थी कि जो शहरों का जीवन है वो कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आरामदायक है। बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज़ लेड टू वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। लेकिन वो भी ये भी सोच रही थी कि लेकिन जो हम इसके ऊपर जो निर्भर हो गए हैं, जो हम डिपेंड हो गए हैं, इस जो कंफर्टेबल जो हमें लाइफ मिली है, उससे से ज़्यादा जो गैजेट्स हैं, जो उपकरण हैं हमें मिलते हैं, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी, जो पावर कंज्यूम होती है, वो कितना उसके ज़्यादा मतलब बीच में गैप हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। कैसे कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो लिमिटेड होती है। तो ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड होने पे, इतनी पॉपुलेशन होने पे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम है। इन इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो इस बारे में सोच रही थी। विद द एडवेंट ऑफ साइंस, जो साइंस का अवतार है, साइंस ने जो खोज की है, एंड टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी आजकल नई नई हैं, लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जो हमारे जीवन को लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। पावर और एनर्जी दोनों ही का मुख्य रोल है, भूमिका है हमारे जीवन में। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमको पावर चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या किसी चीज़ की भी पावर हो, उसको इंडस्ट्रीज़, उद्योग, जो कारखाने हैं चलाने के लिए, मिलों को, खेती करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए, कम्युनिकेशन, जो हम वार्तालाप, बातचीत जो होती है हमारे बीच में, एंड डिफेंस, और सुरक्षा के लिए। इन सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? पावर की आवश्यकता होती है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो ये पावर हैं, इस जो रिसोर्स हैं जो मिलते हैं हमको, और बड़े पैमाने पर कैटेगराइज मतलब बांटे गए हैं दो भागों में, एक पारंपरिक रिसोर्सेज एंड नॉन अपारंपरिक रिसोर्सेज। तो हम पारंपरिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो पारंपरिक सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं, एनर्जी, ऊर्जा जो होती है वो, जो हमें कॉमन यूज़, लंबे समय तक जिसका कॉमन यूज़ करते हैं, जो अभी ऊपर बताया गया कि आयरन है, मिक्सी है, गैस स्टोव है, ये जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरेलू काम में आती हैं, वो होती हैं पारंपरिक सोर्सेज। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फायरवुड जो लकड़ी जलाते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, ये दो मेन पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि हमारे जीवन में काम आते हैं।
फिर फायरवुड, फायरवुड क्या है? इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का क्या करते हैं? लकड़ी जलाते हैं हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बनाने में या फिर हीट करने को, गर्म करने को, कोई चीज़ भी आग जैसे सर्दियों में जला लेते हैं। इन आर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाई विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। हमारे देश में 50% तक जो एनर्जी है यूज़ की जाती है गाँव में, जो फायरवुड से आती है। फायरवुड जो लकड़ी को जलाने का काम गांव में ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहाँ पे कम होती है, तो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuel कैसे बनता है? जीवाश्म ईंधन जो बोलते हैं, जीवों के अंश से बनता है। जो रिमेन्स प्लांट्स, पौधे जो होते हैं या जानवर होते हैं, जो कि दफना दिए जाते हैं अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, बहुत सालों से दबे हुए हैं उसमें, तो वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एंड प्रेशर, हीट और उनसे गर्मी और प्रेशर, दबाव की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीवाश्म जो कोई चीज़ भी बरीड अंदर होती है, जानवरों की मर जाते हैं, वो अंदर दब जाते हैं, प्लांट्स, पौधे सब अंदर दबते जाते हैं, वही फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स सच एज अ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिसमें कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल प्राकृतिक गैस जो होती हैं, वो मेन सोर्सेज होती हैं, मुख्य स्रोत होते हैं ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक एनर्जी ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। जो ये रिजर्व संरक्षित हैं ये मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये लिमिटेड हैं। The rate at which the growing world population in consuming them is far greater than the rate of their formation. मतलब कि जो दर है पॉपुलेशन की जो बढ़ती जा रही है, इसको कंज्यूम करने के लिए सभी लोग यूज़ करते हैं इसका, उससे कम रेट है फॉर्मेशन की, इसका बनता कम है लेकिन कंज्यूम ज़्यादा होता है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और कम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी ये दे रखी है आपको, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर बताया, पारंपरिक जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं एनर्जी के, जैसे फायरवुड है, कोल है, हाइडल पावर है। हाइडल पावर अभी हमने पढ़ा नहीं है, फायरवुड और कोल के बारे में पढ़ा, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, और कोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये आप खुद पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है और इसको समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर हाइडल पावर जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आपने ऑयल और नेचुरल गैस और फायरवुड और कोल के बारे में पढ़ लिया, तो इसे आप अपने आप पढ़िएगा, और इसके एडवांटेज मतलब कि क्या लाभ हैं, किसकी क्या हानियाँ हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है टॉपिक कोल, कोयला। दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता है फॉसिल फ्यूल, ईंधन जो होता है हमें मिलता है, मुख्य वो होता है। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये यूज़ होता है घरेलू कामों में, ईंधन का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़, कारखानों में, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्टीम इंजन्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन ईंधनों से। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जो यूज़ की जाती है उसको थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जाइंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। जो कोल है, कोयला है, वो मतलब मिलियन ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, जो रूप उसका जो दलदल और ये सब जो बताया था हमने आपको, अंडर द अर्थ होता है, बरीड दफन होता है, उसकी जो लेयर, परतें जो अर्थ में होती जाती हैं, उसके बाद जब वो कोल के रूप में हमें मिलता है। बरीड सनशाइन, अब सनशाइन मतलब सूरज की जो रोशनी होती है उस पर पड़ती है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। जो लीडिंग कोल प्रोड्यूस, जो कोयले का प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो संसार में कौन कौन से देश हैं? चाइना है, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया में जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं वो है रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। झारखंड में ये सारे इंडिया के वो हैं प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कोयले का जो प्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ पर पेट्रोलियम,
जो पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फॉर स्क्वीकिंग। जो पेट्रोल का यूज़ हम कार को चलाने में करते हैं, उसी तरीके से ऑयल जो तेल होता है उसको साइकिल में, उसकी जो आवाज़ ना आए, स्मूथली वो साइकिल चले, तो उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाते हैं साइकिल वगैरह में। बोथ बिगन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। दोनों ही एक थिक गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि पेट्रोलियम कहलाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। ये दोनों ही ड्रिल्ड मतलब खुदाई के द्वारा जो लेयर होती है, पत्थरों की लेयर, रॉक्स की लेयर्स होती है, उससे खुदाई करते हैं। उसके अंदर जो ऑयल होता है ऑफ शोर मतलब कि समुद्र तट के बाहर और कोस्टल एरियाज़ में ये पाया जाता है। दिस इज़ द सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। ये फिर भेजा जाता है रिफाइनरीज, कारखानों में, जहाँ पर इसको छान कर शुद्ध साफ़ किया जाता है। इस प्रोसेस में जो कि इसमें से क्या निकलता है, जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड इन्हीं में से रिफाइनरी मतलब उसको छान कर उसको यूज़ में इन सब चीज़ों के लिए लाया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम और इसकी जो मूल धातुएँ होती हैं वो ब्लैक गोल्ड कहलाती हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये जो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, जो मुख्य पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती देश हैं जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। ये सारे जो हैं पेट्रोलियम के जो कंट्रीज़ हैं, ये हमारे इंडिया में नहीं होती, ये बाहर विदेशों में ही होती हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर USA, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ये भी मुख्य प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे USA, रशिया और वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये भी कंट्रीज़ हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और जो मुख्य प्रोड्यूसर्स भारत के हैं, डिगबोई आसाम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई में, एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, जो तट होते हैं कृष्णा और गोदावरी के, ये इंडिया के हैं, बाहर अदर कंट्रीज़ के जो हमने आपको ऊपर नाम बताएं। अब नेचुरल गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोल डिपॉजिट होता है और फिर जब रिलीज़ होता है तो उससे जो क्रूड ऑयल निकलता है सरफेस पे, उससे हमें नेचुरल गैस प्राप्त होती है। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका हम घरेलू उसमें यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल फ्यूल मतलब जो औद्योगिक काम में, उद्योग से, व्यापार से संबंधित। रशिया, नॉर्वे, UK एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। रशिया, नॉर्वे और UK, जो ये नीदरलैंड्स, ये सब मेजर मुख्य प्रोड्यूसर्स होते हैं जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं उसका। इन इंडिया, जैसलमेर, भारत में जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास, यहाँ पर नेचुरल गैस मिलता है भारत में। त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। त्रिपुरा और जो और एरिया जो ऑफ शोर मतलब समुद्र तट के से हटकर मुंबई में, वहाँ पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज स्रोत होते हैं, मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस ऑफ देयर ओन। बहुत कम कंट्रीज़ होती हैं, देश होते हैं, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस संसाधन हमें मिलता है, रिजर्व होता है, मतलब संरक्षित होता है, जो अपना रखते हैं वो। द शार्प इंक्रीजेज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन इन एट एन अलार्मिंग रेट। जिस तरीके से तेज़ी के साथ फॉसिल फ्यूल्स का जो है यूज़ करते हैं, कंज़म होता है, हमको अपने जीवन में यूज़ करते हैं, इससे ये मतलब कि एक चेतावनी होती है हमारे लिए कि जल्दी ही वो समाप्त होगा, इसलिए हमको इसको रिजर्व करना, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। जो टॉक्सिक इसमें से जब जलता है, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे फॉसिल फ्यूल्स हो, इससे जो बर्न करने के बाद इससे जो रिलीज़ होता है टॉक्सिस, वो बहुत बड़ा चिंता का कारण है। उससे बहुत से हानियाँ होती हैं हमें, बहुत ही कॉजेज़ होते हैं डिजीज़ के, और जैसे कोल वगैरह जलने के बाद उसमें से जो टॉक्सिस निकलते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल बी इवेंचुअली रन ड्राई। जिस तरीके से बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल जलता है
तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। उसी जैसे कि हम कभी कभी पानी टैप से नल से टपकता रहता है, उसको अनदेखा कर, उसी तरह से बर्निंग फॉसिल फ्यूल को अनदेखा कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे फिर क्या होता है कि ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। उसी तरह फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ड्रिपिंग टैप, कोई पानी से टपकता हुआ नल है, आपने उसको अनदेखा कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी ख़त्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। दिस हैज़ लेड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। और ये टैपिंग ऑफ वेरियस मतलब इसी तरह से जो टैप पानी का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो, फॉसिल बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल मैंने पहले एक तो आपको हमने कन्वेंशनल बताया था कि पारंपरिक और अपारंपरिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाए गए हैं। इसको क्लीन करने के लिए विकल्प बनाए गए इन फॉसिल फ्यूल्स को, क्लीनर मतलब एक तरीके से सफाई, और ये ड्राई ना हो, ख़त्म ना हो, इसके लिए अपारंपरिक सोर्सेज स्रोत बनाए गए हैं एनर्जी के। तो हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो इसको आप थोड़ा पढ़िए, समझिए, फिर आगे का जो थोड़ा रेस्ट पार्ट रह गया इस चैप्टर का लास्ट होगा वो, फिर इसके बाद आपके वर्क जो होगा उससे रिलेटेड हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। और तब तक इसे पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और एसएसटी है तो आपको समझ में कम आता है, तो थोड़ा थोड़ा से समझिए और ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 8th क्लास में आ गए हो तो ये आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से और समझिए, और ध्यान रखिएगा। तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।